नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करूंगा सावरकर की महानता के बारे में। वो किस लेवल के महान थे और ये भी पता लगेगा कि उनका जो समझ का स्तर था वो क्या था और वो इस देश और समाज को क्या देने आए थे, क्या देना चाहते थे, क्या दे सकते थे और क्या दिए बगैर चले गए। आपको ये भी बताऊंगा कि सावरकर इस देश में किस सपने को लेकर आए थे और आज जो सपना दिखाया जा रहा है उसमें क्या अंतर है। और उससे भी बड़ी बात क्या सावरकर को भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने और अपनी सेल्फी खिंचाने और अपने फ़ोटो खिंचाने और अपना महिमा मंडन कराने और ख़ुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने रखने का शौक़ था क्या वो भी मास्टर स्ट्रोक वाले थे? क्या उनको भी अपने ऊपर कुछ लिखवा लेने का शौक़ था? आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सावरकर पे बात होगी, उनकी फितरत के बारे में बात होगी, उनकी विचारधारा के बारे में बात होगी और ये भी बात होगी कि आज की भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सावरकर से कितनी मिलती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी आपको दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने में कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। वीर सावरकर, सबसे पहले उनके सेल्फी वाले स्टाइल से शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के ऐसे फ़ोटो आ रहे हैं कि वो DSLR कैमरा लेके एकदम शेर का फ़ोटो खींच रहे हैं बहुत पास से। मैं आपको बता दूं कि जितने पास से वो फ़ोटो खींचा जा रहा है और जो लेंस उस कैमरे में लगा है उससे इतने पास से फ़ोटो खींचना संभव ही नहीं है। कम से कम नहीं तो 5 फुट, 4 से 5 फुट का आपको डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट से जब आप फ़ोटो खींच पाएंगे। लेकिन वो विषय अलग है। दिमाग में आदत है बोलने की, तो मैंने वो आपको नॉलेज रख दी। तो जैसे लोग अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर उद्घाटन में पहुंच जाते हैं, वैसे ही सावरकर साहब को भी थोड़ा सा रोग था और इस रोग के बारे में भी पता लगा है। दरअसल वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, बहुत हमने उनके बारे में पढ़ा है। बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो, और हम उनको वीर सावरकर कहने के पीछे उनको बहादुर कहना एक नियत है। और एक सच्चाई अभी सामने खुल के आई है और वो सच्चाई ऐसी है जो ये बताती है, कड़वी सच्चाई, कि सावरकर ने जो वीर की उपाधि है वो भी सेल्फी की तरह खुद ही अपने नाम के आगे लगा ली थी। यानी कोई आपको ना बोले तो आप खुद को बोल दो। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को ने जो है वो महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, तो यहाँ मामला जो है, जैसे उनको भी किसी ने गुरुदेव की उपाधि दी, ऐसे उपाधियाँ दी जाती थीं। किसी ने राष्ट्रपिता कह दिया, लेकिन ये इन्होंने वीर खुद को खुद ही कह लिया। अब ये पता कैसे चला? हुआ ये कि 1926 में एक किताब आई थी। 1926 में, ये वो दौर था जब सावरकर साहब जो है वो एक अच्छे नौजवान स्कूल में पढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी से धीरे धीरे जाके एक डिफरेंट टाइप के रंग में रंग रहे थे। और इस किताब में उन्होंने लिखा अपने लिए वीर। और ये किताब जो थी, इसको सावरकर ने जब प्रकाशित हुई है किताब, तो इस किताब में सावरकर ने लेखक के तौर पे अपना नाम नहीं लिखा। मेरी जीवनी, मान लीजिए गिरिजेश वशिष्ठ की जीवनी है, गिरिजेश वशिष्ठ खुद ही लिखे हैं और एक किसी छद्म नाम से लिखते हैं ताकि लोग समझें दूसरे ने मेरे बारे में लिखा है। और ये जीवनी चित्रगुप्त नाम से लिखी हुई है। अब आप सोचिए चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त वहाँ पे यम के एकदम मेन एडवाइज़र हैं और सारा का सारा हम सबका पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। तो इन्होंने लेखक का नाम कर दिया चित्रगुप्त। और जो जो अपने बारे में लिख सकते थे, तारीफ़ें एकदम, जो कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते थे उसको लिख दिया उन्होंने किताब में। पाते 1926 की, और इसमें उनको एकदम वीर, बहादुर, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति, ऐसे कि मतलब एक गोली में 20 को गिरा दें टाइप का इनका चरित्र चित्रण।
खुद ही किताब लिखी और किताब का नाम था लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। अब ये चलती रही, लोग इस किताब को पढ़ते रहे, अगर बड़े बहादुर थे भाई, बहुत बहादुर थे। मैंने भी बचपन में कहानी पढ़ी थी, अब मुझे बड़ा हो गया तो मेरे को ये लगा कि ये तो कॉमन सेंस में कहीं फिट ही नहीं हो रही है। जैसे अभी ये आया था ना, बुलबुल पे बैठ के उड़ गए थे, वैसे ही सावरकर जो है वो छतरी लेके कूद गए थे पैराशूट की जगह। ये उस किताब में, बचपन में बच्चा क्या समझेगा। और उनकी फ़ोटो में अक्सर आपने देखा होगा छतरी साथ में बनी होती है, वो जहाँ भी जाते हैं छतरी लेके जाते हैं। और हमारे शहर में जो एक बड़ा सा तालाब है और वहाँ पे एक सावरकर की मूर्ति बनी हुई है, उसमें वो छतरी लेके खड़े हुए हैं। तो एकदम लगा हाँ भाई कूद गया होगा बंदा, लेकिन बाद में बड़े होकर सोचा यार छतरी तो आदमी का कम से कम कैसी भी छतरी हो, पैराशूट का काम तो नहीं कर सकती। और अगर पैराशूट का काम छतरी कर सकती है तो फिर पैराशूट की ज़रूरत क्यों है। खैर, ये किताब जो उनके महिमा मंडन वाली थी, इसके जो प्रकाशक थे वो थे वीर सावरकर प्रकाशन, और उन्होंने 1987 में इस किताब का सेकेंड एडिशन निकाला, दूसरा संस्करण निकाला, यानी इसको थोड़ा सा और परिमार्जन करके। तो उसका जब उद्घाटन हो रहा था, उसका विमोचन हो रहा था, तो उसकी जो प्रस्तावना किताब की लिखी गई है वो लिखी है रविंद्र वामन रामदास ने। और प्रस्तावना लिखते हुए उन्होंने, जो प्रकाशक थे उस किताब के, उन्होंने लिखा है कि एक रहस्य की बात यह है कि जब ये किताब पहली बार लिखी गई थी तो इसको सावरकर जी ने ही लिखा था, चित्रगुप्त कोई और नहीं, स्वयं सावरकर जी थे। ये खबर वहाँ पे छप जाती है। उसके बाद सावरकर जी की बैशिंग शुरू होती है और तरह तरह से उस पर बात होती है। तो पी साईनाथ आपने जानते होंगे, बहुत बड़े चिंतक हैं, लेखक हैं। ब्लिट्ज जैसा बड़ा अखबार आर के करंजिया का, उसमें नियमित उनका कॉलम वॉलम आया करता था, बहुत खुला बोलने वाले आदमी। उन्होंने भी एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सावरकर को धोया और सावरकर के बारे में ये चीज़ बताई। Please let me tell you something more about that gentleman. In 1926, a book, a biography appeared, the life and times of Barrister Savarkar, a glowing eulogy to the revolutionary. It was reprinted in the 1930s. It was reprinted in the 1940s. 2 years ago, Professor Vinayak Chaturvedi of the University of California found that this glowing book, which was authored by Chitragupta, was written by Savarkar himself. Savarkar himself scripted his not autobiography, his biography. That glowing, Mr. Savarkar had, the book tells me that Mr. Savarkar had a very high opinion of Mr. Savarkar. These are the kind of nationalist heroes. अब ये तो हो गया सावरकर की एक टेंडेंसी, खुद को प्रमोट करना, खुद को महान बताना, और कोई और ना कर रहा हो तो खुद ही अपने हाथ से कर लेना। अब ये बातें जो हैं, ये रेफरेंस बता दिए मैंने आपको, कॉन्टेक्स्ट बता दिए हैं। कोई बात भी ये ना कहे आपने ये कर दिया, महिमामंड गलत कर दिया, सही बोल दिया, मैंने नहीं बोला कुछ भी। जो जिसने बोला मैंने आपको बता दिया। अब सावरकर साहब की एक और चीज़, यहाँ पे आपको हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझ में आएगा, जिसके नाम पे लोग तरह तरह से मजाक उड़ाते हैं, जोक उड़ाते हैं। वीर सावरकर कतई धार्मिक नहीं थे और वो किसी भी पूजा पाठ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ थे। ये बात एक नहीं अनेक स्थानों पर लिखी गई है। गोमांस को लेकर उनके लाइफ में कोई रिजर्वेशन नहीं थे। 7 शैकल्स ऑफ हिंदूज़, हिंदुओं की 7 बेड़ियाँ, ये किताब खुद सावरकर ने लिखी है। और जो हिंदू हैं उनके कर्मकांड से लेकर पूजा पाठ से जितनी भी चीज़ें हैं उनको खूब बढ़िया तरीके से उन्होंने आलोचना की है। और जातिवाद को वो बिल्कुल नहीं मानते थे और कहते थे हिंदुओं का दुश्मन। तो सावरकर की जो फिलॉसफी थी उसमें हिंदू धर्म, अध्यात्म, कथा, पूजा, पुराण, हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज, इसके लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे मोदी जी जगह जगह जाके पूजा करते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, पार्लियामेंट भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो पहुंच जाते हैं, कभी ऐसा तिलक लगाते हैं, कभी गंगा स्नान करते हैं।
सावरकर ने ऐसा ना तो कभी किया और ना इसका स्वागत किया, वो उसकी आलोचना करते रहे। उनका जो हिंदुइज्म था वो दरअसल वही था जिसके नाम पे आज आप ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दो, मदरसों पे बुलडोज़र चला दो। एंटी मुस्लिम जो फिलॉसफी थी वो सावरकर का हिंदुइज्म था, और जो हिंदू परंपरा, रीति रिवाज, विरासत की बातें जो की जाती हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन सब लोग जानते हैं। वो जब गए लंदन पढ़ने के लिए, वहाँ इंडिया हाउस बनाया, वहाँ से वो लगातार काम करते रहे। बहुत शुरुआती दौर उनका बहुत अच्छा था। उसके बाद में वो वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिए गए, फिर भागने की कोशिश में फ्रांस में शरण लेने की कोशिश की, फ्रांस वालों ने वापस ब्रिटेन को दे दिया। उसके बाद वो सेलुलर जेल में आए जिसको काला पानी कहते हैं, और वहाँ आने के बाद सावरकर को आप अंग्रेज़ों की भाषा में अगर कहें तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। तमाम सारी माफ़ियाँ मांगते फिरे, और जब निकल के बाहर आए हैं तो एक एंटी मुस्लिम सावरकर खड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि एक जिन्ना साहब थे। मैंने पढ़ा है कि वो शराब वराब सब पिया करते थे, लेकिन मुसलमान थे, मुसलमानों के हितों के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह से ये भी किसी तरह से किसी हिंदू परंपरा, रीति रिवाज उस सब में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे जितना इनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहते थे। और आज भी वो जो बीज बो गए हैं उसकी तरफ से वजह से बहुत सारे तरह तरह के राष्ट्रों की, कभी कोई खालिस्तान की मांग उठती है, कभी हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, कभी कोई और लैंड की मांग उठती है, और वो इसीलिए लगातार होता जा रहा है क्योंकि वो धर्म के आधार पर राष्ट्र के समर्थक थे। और ये जो फिलॉसफी थी कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदूवादी राष्ट्र, इसमें भी सावरकर का कोई ब्रेन नहीं था। एक होते थे चंद्रनाथ बसु, उन्होंने इस फिलॉसफी को उछाला था। एक व्यक्ति को धर्म से कोई लेना देना चाहिए नहीं है, लेकिन हिंदूवादी है। तो ये हिंदुत्व और हिंदू का अंतर आप समझ रहे होंगे। एक हिंदुत्व है जो नास्तिक है, इस्लाम विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, लेकिन वो हिंदू में विश्वास नहीं रखता। अगर आप नास्तिक हैं तो आप किसी भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं, सिख परंपरा में भी विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल माफ़ी मांगने के बाद जब सावरकर बाहर आते हैं, 1937 का वो दौर है, उसके बाद सावरकर की सक्रियता अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले वो आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, अब ये आंदोलन खड़ा करने लग गए थे, और वो आंदोलन जो था वो हिंदू मुसलमान के डिवाइड का आंदोलन था। और उसके बाद वो इतिहास के कूड़ेदान में चले गए थे, उनके बारे में कोई बात ज़्यादा करता नहीं था। लेकिन जब बीजेपी दोबारा से पावर में आती है तो दोबारा से सावरकर को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। जब एक तरफ से चीज़ें बढ़ती हैं तो इतिहास खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सावरकर को जब चिड़िया के पंख पे, चिड़िया बुलबुल जानते हैं ना आप, कितनी बड़ी चिड़िया होती है जो पीछे से लाल होती है, आगे से सिर पे कलगी जैसी लगी होती है, बाकी ग्रे होती है, सिर काला होता है, इतनी बड़ी होती है, गौरैया से थोड़ी बड़ी। वो जो बेंगलोर की किताब उसमें लिखा हुआ है कि बुलबुल के पंख पे बैठ के वो सेलुलर जेल से उड़ के चले जाते थे जब उनको अपनी मातृभूमि की याद आती थी। और इसी तरह से एक झूठ वो खुद के बारे में लिख गए। बहरहाल सावरकर देशभक्त थे नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी, ये अपनी जगह है। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह है कि सावरकर जो है उनको अपनी तारीफ़ बहुत पसंद थी, और ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद को वीर खुद ही बना लिया था। जो वीर सावरकर उनको किसी और ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कह दिया। और जो बंदा अपनी तारीफ़ में किताब लिख सकता है झूठे नाम से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको अपनी तारीफ़ कितनी पसंद होगी और ये तड़प कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस दौर में जब वो अपनी तारीफ़ लिख रहा है उसको कोई पूछता नहीं होगा। वरना आज के दौर में जब लोग उनको बुलबुल के पंख पे बिठा के उड़ा देने को तैयार हैं, अगर उनकी उस समय पूछ रही होती तो उनको क्या ज़रूरत थी झूठी फिर किताबें अपने बारे में लिखने की और उसमें अपने आप को वीर, बहादुर, ब्रेव, वॉरियर ये सब लिखने की। से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आज सावरकर की जो तस्वीर हमारे सामने खड़ी की गई है,
जिस तरह का व्यक्तित्व उनका बड़ा बना के हमारे सामने पेश किया गया है, ये सावरकर की खुद की इच्छा थी कि लोग उनके बारे में कहें, लेकिन उनके सामने उनके बारे में शायद लोगों ने नहीं कहा और इसलिए उनको वो किताब लिखनी पड़ी। और आज जब ये किताब लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि सावरकर जी सेलुलर जेल की जिस कोठरी में रहते थे उसमें एक छेद भी नहीं था, हालांकि बाद में तस्वीरें आई हैं उस सेल के अंदर अमित शाह जी गए थे तो बाकायदा खिड़की दिख रही है उनके उस सेल में, लेकिन किताब में लिखा एक छेद भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक बुलबुल आती थी, उसके पंखों पे बैठ के वो उड़ जाया करते थे। जब अपनी मातृभूमि की याद आती थी तो बुलबुल के पंखों पे बैठ के वो मातृभूमि घुमाते थे। ये बात सावरकर की आत्मा को बड़ी शांति पहुँचा रही होगी, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कोई तो उनके बारे में महान बातें कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, देश का असली और सच्चा इतिहास जानना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।